हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 47। अपन करंट अफेयर्स कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए। ये सीरीज में अपन पहुंच चुके हैं पार्ट 47 तक। अपन हर रोज पांच पांच टॉपिक्स कर रहे हैं, तो अपने 200 प्लस टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जरूर देखें ये लेक्चर टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाले हैं यूपीएससी 2026 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का अपना पहला टॉपिक है सेशल्स। सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है। सेशल्स इंडियन ओशन की एक आइलैंड कंट्री है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना कि सेशल्स अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। सेशल्स इंडियन ओशन में पड़ता है, सदर्न ओशन में भी नहीं है, इंडियन ओशन में है। सेशल्स का कॉन्टिनेंट लगता है अफ्रीका। एशिया नहीं है, ना ही ओशियाना है। आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि सेशल्स माइक्रोनेशिया में आता है, पॉलिनेशिया में आता है, मेलानेशिया में आता है, या एशिया में आता है। ठीक है, तो सेशल्स है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सेशल्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशन में पड़ती है। सेशल्स भी अंग्रेजों से ही आजाद हुआ है। यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिली है सेशल्स को 1976 में। जब से इसको इंडिपेंडेंस मिली है अपने, तब से ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस है सेशल्स के साथ। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, जो ये माहे आइलैंड पे है। ठीक है, सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। वही इनका सबसे बड़ा शहर भी है। सेशल्स एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है, तो इसका क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल ओशियानिक ही है। इसका टेम्परेचर, क्लाइमेट साल भर लगभग सेम ही रहता है, बहुत कम वेरिएशन होते हैं। सेशल्स में ना यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। ठीक है, क्या है? यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। यहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। क्या पता है सेशल्स की पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाए, भूला बिसरा, तो अपने को पढ़ना चाहिए। एक बार रीड कर लेते हैं सेशल्स के बारे में। सेशल्स इज एन आर्किपेलाजिक island nation in the western Indian Ocean, northeast of Madagascar. Capital: Victoria on Mahe Island is the capital and largest settlement. Government: it's unitary presidential republic with a multi-party system. Got independence from the United Kingdom in 1976. The climate is tropical oceanic with little temperature variation during the year. देखो क्या क्या सवाल बन सकते हैं इस स्लाइड में से यूपीएससी में। सेशल्स कौन से कॉन्टिनेंट में है? सेशल्स कौन से ओशन में है? सेशल्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ता है। ठीक है, ये मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में है। ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं कि ये मेडागास्कर के साउथ में है, नहीं, ये मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में है। इसकी कैपिटल विक्टोरिया है, ये तो बेसिक सी बात है। फिर ये पूछ सकते हैं सेशल्स को इंडिपेंडेंस कौन से देश से मिला था? सेशल्स को यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिला था। बोल देंगे पोर्चुगीज से मिला था, फ्रेंच से मिला था, स्पेनिश से मिला था। नहीं, सेशल्स को यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों से ही, ब्रिटिश से ही इंडिपेंडेंस मिली थी। फिर थोड़ा पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। क्या है? यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। यहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है? बोल देंगे सेशल्स एक टेम्परेट ओशियानिक कंट्री है। नहीं, सेशल्स ट्रॉपिकल रीजन में आता है। यहाँ पे ट्रॉपिकल ओशियानिक क्लाइमेट चलता है, यानी कि साल भर लगभग सेम ही टेम्परेचर चलता है, वेरिएशन बहुत कम होता है। ठीक है, ये मैप देख लो सेशल्स का। मेडागास्कर के ऊपर है, तंजानिया के राइट साइड में पड़ता है, अरेबियन सी के नीचे है। ये भी बोल सकते हैं अरेबियन सी में है, नहीं, वेस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ता है। ध्यान से मैप देखना, मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आप लोगों की। इंडिया और सेशल्स के कुछ रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। जब से आजादी मिली है ना सेशल्स को, तब से ही इंडिया के और सेशल्स के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं। ठीक है, दोनों देश बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मेंबर्स हैं इंडियन ओशन रीजन के और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ओशन रीजन में काम करती हैं, उसमें ये दोनों मेंबर्स हैं। और इंडिया का एक विजन है महासागर। महासागर जो विजन है ना इंडिया का, उसमें भी सेशल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ग्लोबल साउथ के कमिटमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। देखो, इंडिया बात करता है ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की। ठीक है, उसमें सेशल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। सेशल्स में इंडिया से टूरिस्ट भी बहुत सारे जाते हैं, तो उनकी इकोनॉमी को भी अपन बूस्ट देते हैं। फिर सेशल्स से इंडिया भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब है। अपनी मूवीज बहुत ज्यादा चलती है सेशल्स में।
महासागर जो इनिशिएटिव है ना, उसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। इंडिया सेशल्स रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगैन आफ्टर सेशल्स इंडिपेंडेंस ऑन जून 29, 1976। आप ना सिर्फ 1976 याद रखना। विद एन इंडियन नेवल शिप आईएनएस नीलगिरी पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिब्रेशन। वो आजाद हुए थे, सेलिब्रेशन हो रहा था, अपनी एक शिप गई थी। शिप का नाम याद रखने की जरूरत है नहीं। बोथ इंडिया एंड सेशल्स आर की स्ट्रेटेजिक मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन एंड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, it aligns with India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and its commitment to the global south. देखो इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है। ये आजाद कब हुए था सेशल्स? 1976 में। अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तभी से हैं, आजादी के तुरंत बाद से हैं इसके। सेशल्स इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी हिस्सा है, इंडियन ओशन रीजन का भी हिस्सा है। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हिस्सा है सेशल्स। सेशल्स ना अपना जो महासागर विजन है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लोबल साउथ का जो अपना कमिटमेंट है उसमें भी सेशल्स एक बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। आपको इस स्लाइड में से महासागर का फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, बहुत हो गया सेशल्स के बारे में। फिर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमिटी है 1267 सैंक्शंस कमिटी। नाम बहुत ऐसा लग रहा है ना, बड़ा टेक्निकल सा नाम लग रहा है। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये टेररिस्ट को डेजिग्नेट करती है, इंडिविजुअल को भी करती है, ग्रुप को भी करती है टेररिस्ट के। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शंस कमिटी ये क्या करती है? ये टेररिस्ट को डेजिग्नेट करती है, टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करती है कि तुम टेररिस्ट हो, तुम्हारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे बैन लगना चाहिए, इनके ट्रैवल पे, इनके एक्सपेंसेस पे ये सब बैन होना चाहिए। ठीक है, ये यूएनएससी की कमिटी है 1267 सैंक्शंस कमिटी। ये सैंक्शन लगाती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे या टेररिस्ट पे। ठीक है, ये 1999 में बन गई थी, पर जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था ना, उसके बाद ये स्ट्रेंथन हुई थी, फिर धीरे धीरे अपडेट हो रही है। इसका नाम क्या है? इसको अलकायदा सैंक्शंस कमिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 9/11 अटैक में अलकायदा इन्वॉल्व था। तो ये सब जो यूएन की कमिटीज होती है ना, ये अमेरिका सेंट्रिक ही होती हैं, इसलिए इसे दाइश या अलकायदा सैंक्शंस कमिटी भी कहा जाता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, तो 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इसके कंपोजिशन में 15 के 15 यूएनएससी के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो। फिर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो आपस में कंसेंसस से ही लिए जाते हैं कि किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करना है, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट करना है, किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डीलिस्ट करना है। ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं आपस में कंसेंसस से। इसका मैकेनिज्म क्या है? एनी मेंबर स्टेट कैन सबमिट अ प्रपोजल फॉर लिस्टिंग एन इंडिविजुअल, ग्रुप और एंटिटी। देखो, कोई भी देश है ना यूएन का, वो बोल सकता है कि आप इस देश को डिक्लेयर करो, आप इस इंसान को डिक्लेयर करो, आप इस ग्रुप को डिक्लेयर करो, आप इस एंटिटी को डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो? टेररिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंफ्यूजन वाले सवाल पूछ सकता है यूपीएससी। क्या ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है या इंडिविजुअल को भी करता है? ये इंडिविजुअल को भी करता है, ग्रुप को भी करता है, एंटिटी को भी करता है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट डिक्लेयर। एक बार रीड कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी, ठीक है, was established in 1999. Later it was strengthened after the 9/11 attack. It is officially known as Daesh and Al-Qaeda Sanctions Committee. Composition: it includes all permanent and non-permanent UNSC members. All 15 members of the UNSC are members of the 1267 committee. इसको 1267 मत बोलना, 1267 इसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? डिसीजंस ऑन लिस्टिंग एंड डिलिस्टिंग आर अडॉप्टेड बाय कंसेंसस। मैकेनिज्म क्या है?
Any member state can submit a proposal for listing an individual, group or entity. क्या क्या सवाल बन सकते हैं? ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शंस कमिटी है, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ठीक है, इसको अलकायदा सैंक्शंस कमिटी भी कहा जाता है, दाइश भी बोला जाता है। फिर बोल लेंगे कि इसके कंपोजिशन में यूएनएससी के सिर्फ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसके कंपोजिशन में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना 15 मेंबर सेलेक्ट होते हैं एट अ टाइम, वो सारे के सारे मेंबर होते हैं इस कमेटी के। फिर बोल सकते हैं इसके डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वीटो पावर से लिए जाते हैं, नहीं कंसेंसस से लिए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर बोल सकते हैं मैकेनिज्म क्या है, क्या सिर्फ परमानेंट मेंबर ही प्रपोजल सबमिट कर सकता है कि आप इस इंडिविजुअल को या ग्रुप को टेररिस्ट एंटिटी या टेररिस्ट डिक्लेयर करो? नहीं, परमानेंट मेंबर ही नहीं, कोई भी मेंबर स्टेट बोल सकता है, चाहे वो यूएनएससी का मेंबर हो या ना हो, वो यूएन का मेंबर होना चाहिए, वो प्रपोजल सबमिट कर सकता है। कोई भी यूएन का देश सबमिट करेगा प्रपोजल, फिर यूएनएससी के मेंबर्स उस पे डिसाइड करेंगे कि डिसीजन लेंगे कि ये इंडिविजुअल, ये ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट है या नहीं। ठीक है, ये हिसाब है इसका। फिर एक ये सवाल भी बन सकता है, क्या ये सिर्फ ग्रुप को ही डेजिग्नेट करता है टेररिस्ट, या ये इंडिविजुअल को भी करता है? ये इंडिविजुअल को भी करता है, ग्रुप को भी करता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों को लेके, कहीं से भी सवाल बन सकता है, कैसा भी हार्ड सवाल बन सकता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसका रोल देख लेते हैं। इट मेंटेन्स अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड टेरर एंटिटीज, पार्टिकुलरली दोस लिंक टू अलकायदा एंड द इस्लामिक स्टेट। देखो इसका मेन फोकस तो अलकायदा पे ही है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन वही था। यूएन की सारी चीजें अमेरिका के हिसाब से ही चलती हैं। ठीक है, इट इम्पोसेस मेजर्स सच एज ट्रैवल बैन्स, एसेट फ्रीजेस एंड आर्म्स एम्बार्गोस टू कर्ब टेररिज्म। ये कैसे कर्ब करते हैं टेररिज्म? एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं, हथियारों को फ्रीज कर देते हैं, ट्रैवल बैन कर देते हैं, फंडिंग वगैरह पे कुछ रोक लगा देते हैं। ठीक है, यही है, एक बार देख लेना क्या है यूएनएससी का 1267 कमिटी। फिर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। क्या है ये एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन? अब देखो नाम में ही डेजर्ट आ रहा है, तो डेजर्ट आ रहा है तो यानी कि कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री ही होगी इंडिया के साथ। तो सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, कौन सी कंट्री है ये याद रखना है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, डेजर्ट से मंगोलिया भी दे सकते हैं। तो डेजर्ट साइक्लोन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई की आर्मीज के बीच में। साइक्लोन से आपको लग सकता है एयरफोर्स की है, नहीं। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 2024 से स्टार्ट हुई है, 2 एडिशन हो चुके हैं इसके, अभी तक तो एनुअली चल रही है। पहली वाली महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई थी, दूसरी वाली आबू धाबी में हुई है 2025 वाली। ठीक है, ये मतलब दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, ऑपरेशंस में साथ काम कर सकें, अनआर्म्ड एरियल सपोर्ट मिल सके, इन सब के लिए है ये। ठीक है, आपको मेजरली तो इससे याद रखना है कि डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक बार रीड कर लेते हैं। Desert Cyclone is a bilateral joint military exercise between the Indian Army and the UAE Joint Land Forces aimed at enhancing interoperability, tactical coordination and defense cooperation. देखो अगर आज स्टेटमेंट आ जाएगा इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो हर एक्सरसाइज के यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये कॉमन है, कंफ्यूज नहीं होना। The first edition of Desert Cyclone was held in 2024 at Mahajan in Rajasthan, established a foundation for joint training between the two armies. देखो महाजन फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड रेंज कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखना है। बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, सवाल आ सकता है। फिर जो डेजर्ट साइक्लोन 2 हुई है वो आबू धाबी में हुई है, 2025 एडिशन। देखो एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं, एक साल एक देश में होती है, एक साल दूसरे देश में होती है, जिससे दोनों टेरेन की आदत हो सके फोर्सेस को। जॉइंट ट्रेनिंग इन अर्बन वॉरफेयर सिनेरियोस, ये कंफ्यूजन है। नाम है डेजर्ट साइक्लोन पर अर्बन वॉरफेयर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज होती है, हर टाइप की होती है, फॉरेस्ट वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर होती है, अर्बन वॉरफेयर होती है, ये अर्बन वॉरफेयर वाली भी है। डेजर्ट साइक्लोन नाम है पर अर्बन वॉरफेयर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो आजकल तो टेररिस्ट से सबसे ज्यादा युद्ध होते हैं, तो अर्बन वॉरफेयर तो आना जरूरी है।
including sub-conventional operations under a United Nations mandate with emphasis on mechanized infantry tactics. देखो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होती है, एक होती है पैदल इन्फेंट्री होती है, सैनिक पैदल लड़ने जाते हैं, दूसरी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है जिसमें टैंक में लड़ने जाते हैं सैनिक. इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस कैपेबिलिटीज सच एज हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, unarmed aerial systems, counter unarmed aerial systems measures and comprehensive joint mission planning. हेलीबॉर्न क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से सैनिक उतर रहे होते हैं ना, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की ड्रोन वगैरह भी इंक्लूड करेंगे, काउंटर ड्रोन वाली मेजर्स भी लेंगे. ठीक है, तो जॉइंट मिशन प्लानिंग है. क्या क्या याद रखना है मेजरली स्लाइड से आपको यूपीएससी के लिए. एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई की एक्सरसाइज है, 2024 से शुरू हुई है, अभी तक एनुअली चल रही है, मिलिट्री की है. ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में है, नाम डेजर्ट साइक्लोन है पर अर्बन वॉरफेयर सिनेरियोज भी है इंक्लूडेड. ठीक है, ये सब याद रखना है आपको. The exercise strengthens India-UAE military ties, improves operational readiness, reinforces their strategic partnership in promoting regional peace, security, stability. जेनरिक बातें हैं, याद नहीं करनी ना, नोट्स में लिखनी है, समझनी है बस. ठीक है, ये देख लो एक फोटो है डेजर्ट साइक्लोन की, आप लोगों को याद रहेगा. फिर आती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. देखो जिब्राल्टर तो यूके का एक पार्ट है. ठीक है, हर इंपॉर्टेंट जगह पे यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी होती है, ये रिवाज है. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ना अफ्रीका और यूरोप के बीच में है. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को जोड़ती है अटलांटिक ओशन से. देखो स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक जलडमरू कहते हैं हिंदी में वैसे तो इसको. स्ट्रेट ना दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, इस्थमस दो लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है. स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किसको कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से. ठीक है, स्ट्रेट ना दो लैंड बॉडी को अलग करता है, तो ये किसको अलग कर रहा है, यूरोप को और एशिया को. ठीक है, ध्यान से देख लो, यूरोप की साइड से तो स्पेन और गिब्राल्टर का शहर आ रहा है, अफ्रीका की साइड से मोरक्को और क्यूटा आ रहा है. देखो अब आपको देखना है गिब्राल्टर किसका हिस्सा है, जिब्राल्टर यूके का हिस्सा है. ठीक है, और क्यूटा स्पेन का हिस्सा है. ये एक बहुत बड़ी सी मस्त सी चीज है. अब देखो ये कितनी मस्त सी चीज है ना. स्पेन में एक जिब्राल्टर नाम का शहर है जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है. मोरक्को में एक क्यूटा नाम का ऑटोनोमस टेरिटरी है जो स्पेन का हिस्सा है. स्पेन का एक ऑटोनोमस टेरिटरी अफ्रीका में भी है, मोरक्को के बीच में भी है. जिब्राल्टर स्पेन में ही एक ऑटोनोमस टेरिटरी है यूके की. कितनी कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स होती है ना, इसलिए आपको मैप ध्यान में रखना है. ठीक है, इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरियन सी, इट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका. द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज अ क्रूशियल 36-mile long waterway connecting the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea, separating Europe from Africa. As its narrowest point, it is only 13 km wide, serving as the world's busiest shipping lane. देखो ये है तो छोटा सा और पतला सा भी है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स में से आता है, क्योंकि मेडिटेरियन सी में काफी सारा यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका का ट्रेड होता है. ठीक है, मेडिटेरियन सी में ही स्विस कैनाल आकर भी मिलती है, तो ये वाले रूट में भी है. आपको यूके जाना हो तो आपको स्विस कैनाल और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से क्रॉस करना है, अगर इंडिया से यूके जाना है तो बहुत ज्यादा ही क्रूशियल चोक पॉइंट है, वर्ल्ड का बहुत बिजी शिपिंग लेन भी है. ठीक है, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है. यहाँ पे इसके नॉर्दर्न पार्ट में तो स्पेन है और यूके की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जिसका नाम है जिब्राल्टर. इसके साउथ पार्ट में मोरक्को है और स्पेन की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है क्योटा. ठीक है, इसके नॉर्थ में तो स्पेन है, यूरोप का, इसके नॉर्थ में तो यूरोप है, स्पेन और यूके की एक ऑटोनोमस टेरिटरी जिब्राल्टर है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है. इसके साउथ में अफ्रीका है, अफ्रीका की मोरक्को कंट्री है, और स्पेन का ही एक ऑटोनोमस रीजन है क्योटा. कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो ये सारे आप याद रखें क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. मैप देखें, मैपिंग में सवाल गलत नहीं करने, हर साल 3-4 सवाल आते हैं जो आपको हर कीमत पे सही ही करने हैं. मैपिंग के सवाल ही डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा.
आज का आखिरी टॉपिक है माघ मेला। माघ मेला ना हर साल होता है, ठीक है। हर साल माघ के महीने में होता है माघ मेला। माघ का महीना हिंदू कैलेंडर कैलेंडर में आता है, एक महीना, उसे माघ का महीना कहते हैं। ये जनवरी और फरवरी में पड़ता है। माघ का महीना कब आता है? जनवरी फरवरी में आता है। तो माघ के महीने में काफी सारे मेले लगते हैं। तो एक मेला प्रयागराज में भी लगता है जो बहुत फेमस है। ये माघ मेला लगभग 45 दिन तक चलता है, ठीक है। और माघ मेला हर साल होता है। हर 4 साल में माघ मेला कुंभ मेला बन जाता है, और हर 12 साल में माघ मेला महाकुंभ बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं डुबकी लगाने, मौनी अमावस्या जैसे पर्व भी आते हैं माघ मेला में ही, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। लोग मानते हैं यहाँ पे नहाने से पुण्य मिलता है, पाप धुल जाते हैं, त्याग का प्रतीक है। नागा साधु वगैरह भी आते हैं, काफी सारे साधु आते हैं, ठीक है। प्रयागराज में लगता है माघ मेला। माघ के महीने में लगता है माघ मेला, जनवरी फरवरी में लगता है माघ मेला। 45 दिन चलता है माघ मेला। माघ मेला हर 4 साल में कुंभ मेला बन जाता है, और माघ मेला हर 12 साल में महाकुंभ मेला बन जाता है। Magh Mela is an annual Hindu religious congregation held in Prayagraj at the sacred Triveni Sangam, the confluence of the Ganga, Yamuna and mythical Saraswati rivers, during the Hindu month of Magh, January and February में पड़ता है. It is a 45-day long annual pilgrimage. It it becomes the Kumbh Mela every 4 years. It become Mahakumbh Mela in every 12 years. ठीक है, माघ मेला ही कुंभ मेला बनता है हर 4 साल में। माघ मेला ही हर 12 साल में महाकुंभ मेला बनता है, याद रखना। देखो भाई, माघ मेला सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, पेनांस, फेथ इन द सनातन ट्रेडिशन, रिचुअल बाथिंग एट संगम इज बिलीव्ड टू क्लेंस सेंस एंड प्रमोट मोक्ष। देखो, माघ मेला में नहाओगे मोक्ष मिलेगा। लोग नहा रहे हैं, मोक्ष के लिए नहा रहे हैं। मैंने जूम इन इमेज तो इंक्लूड नहीं करी, अब नहाते हुए लोगों की अच्छा नहीं लगता फोटो डालना। माघ मेला इज इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो, कल्चरल हेरिटेज होती है, इसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि कोई ऐसा रिचुअल हो रहा है, कोई एक ऐसी आर्ट है जिसको आप छू नहीं सकते, पर वो आपके कल्चर कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो माघ मेला भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है भारत का। ये पिलग्रिमेज इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। देखो, इतने सारे लोग जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी, ठीक है। विकास होगा गाँव का, मतलब प्रयागराज के आसपास के गाँव का, लोगों को रोजगार मिलेगा, माइग्रेशन कम होगा, सिटीज कम क्राउडेड होंगी। तो बहुत सारे फायदे होते हैं पिलग्रिमेज इकोनॉमी के। एंड लार्ज स्केल क्राउड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, ऑफन सर्विंग एज अ प्रिकर्सर टू द लार्ज कुंभ मेला। अब देखो, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो क्राउड कंट्रोल हो रहा है, तो पूरी दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है कि आप इतना क्राउड मैनेज कर देते हो। और हर साल होता है तो कुंभ मेले की तैयारी भी होती रहती है धीरे धीरे, कि 12 साल बाद होगा, तो हर साल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसमें एक बात याद रखना, जहां यूपीएससी सवाल बनाएगा और आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है ना, उसमें कुंभ मेला आता है, पर माघ मेला नहीं आता। अब आप बोलोगे माघ मेला तो कुंभ मेला ही बनता है, तो माघ मेला हर साल होता है, कुंभ मेला हर 4 साल में होता है, महाकुंभ हर 12 साल में होता है। तो हर जब चौथे साल में हो रहा है ना कुंभ मेला, तो उसे कुंभ मेला बोलेंगे, माघ मेला नहीं बोलेंगे। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है ना, लिस्ट में कुंभ मेला मेंशन्ड है, माघ मेला मेंशन्ड नहीं है। इनफैक्ट वो है माघ मेला ही, पर वो मेंशन्ड नहीं है एज अ माघ मेला, वो एज अ कुंभ मेला मेंशन्ड है। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल बनेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी पता चल गया होगा माघ मेला के बारे में आपको सब कुछ। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।